हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज फिर कार्बन एंड कंपाउंड्स के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन किया था। आइए देखते हैं। ये पॉइंट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था और कंबसन रिएक्शन पढ़ा। और हमें पूरा विश्वास है कि आप अब बेहतर ढंग से इसके डेफिनेशन को और विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने टेस्ट ऑफ अल्कोहल का बात किया था। सोडियम मेटल टेस्ट से हम अल्कोहल की कैसे जांच कर सकते हैं। अगर कोई गिवन सैंपल दिया गया है और हमसे पूछा जाता है कि ये अल्कोहल है या नहीं है, तो पहला टेस्ट हमने क्या बताया था, सोडियम मेटल टेस्ट। और सोडियम से रिएक्शन करवाया था इथाइल अल्कोहल का। यो रिएक्शन याद आ रहा है? तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। फिर हमने ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट किया था, जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया था। तो ईस्टर नाम का एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस का निर्माण हुआ। तो ये दोनों टेस्ट थे अल्कोहल के। उसके बाद हम लोगों ने एसिड का टेस्ट किया था, इथेनोइक एसिड का। पहला हम लोगों ने किया लिटमस टेस्ट और दूसरा था कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया था। और ये दोनों रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग लाइम वाटर से पास किए थे। तो वो लाइम वाटर क्या हो गया था, मिल्की हो गया था, जिससे प्रूव होता है कि वो गिवन सब्सटेंस जो है वो क्या था, अल्कोहल था। ये इथेनोइक एसिड था। उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद आ रहा है? ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब भी देगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा, और वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में। और वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, और वेजिटेबल घी सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अब आइए आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला क्या है, कैटेनेशन। ये कैटेनेशन क्या है, व्हाट इज कैटेनेशन? ये कैटेनेशन क्या है भाई? कैटेनेशन को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यही कहलाता है कैटेनेशन। और यह प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। 14वां ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है, 14th ग्रुप, जिसके मेंबर हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, ये ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को। मतलब ये सिर्फ अपने ही एटॉम से कंबाइन करके ये एक लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं, एक बहुत लंबे कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। सवाल है कि क्या कार्बन के छोड़कर और भी कोई ऐसा है एलिमेंट या एटॉम जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता हो? भाई हम दूसरा नाम सिलिकॉन का ले सकते हैं, सिलिकॉन का हम नाम ले सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो है ये लगभग 8 एटॉम तक ही ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर पाता है। इसके बाद अगर सिलिकॉन के एटॉम जुड़ते हैं
इसके बीच जो बॉन्ड्स हैं स्ट्रेंथ इतना वीक होता है कि ये टूटता चला जाता है। जैसे हम लोग स्पायरोगायरा में पढ़े हैं ना कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसके फिलामेंट्स जब लंबे होते हैं तो वो स्वतः टूटते चले जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूटते चले जाते हैं। उसी तरह ये सिलिकॉन है, 8 एटॉम तक तो ये सर्वाइव करता है, लेकिन उसके बाद ये क्रमशः टूटते चले जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन के ये बॉन्ड लेंथ और सिलिकॉन के बारे में अगर बात करें तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये सर्वाइव करता है, अरे लंबा चेन का निर्माण करता है। तो हमने देखा कैटेनेशन क्या है, तो आप सीधे बोलो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब एटॉम सिर्फ अपने एटॉम से कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का निर्माण करे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करे, वो क्या कहलाएगा? कैटेनेशन कहलाएगा। अब आइए दूसरा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म क्या है भाई? आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन करेंगे सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आइसोमर्स। वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म। जैसे अगर कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, और इसे नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स एंड नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें, तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो कोई आइसोमर्स नहीं है इसके। 2 है तो भाई तब भी इसके कोई नहीं है। 3 है तब भी इसके कोई आइसोमर्स नहीं है। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो इसका आइसोमर्स कितना है? 2। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? 3। अगर 6 है तो आइसोमर्स की संख्या कितनी है? 5। अब देखो, एक कंपाउंड ले लो ना, एक कंपाउंड ले लो, चलो हमने ले लिया 4 कार्बन का। 4 कार्बन का आइसोमर्स क्या बन सकता है? तो आओ देखते हैं कौन कौन से इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला देखो तो, ये कार्बन को हमने क्या रखा? एक चेन में रखा। ये चारों कार्बन एटॉम को हमने क्या रखा? चेन में रखा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा हमने लिया एक ब्रांच निकाल दिया, इसका नाम क्या होगा? ये देखो तो, नॉर्मल ब्यूटेन था ना, और ये अगर हम आईयूपीएसी के अनुसार नाम करें इसका, तो इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी काउंट करो तो 1 2 3, ये 2 पोजीशन पे ब्रांच है।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन। ये दो आइसोमर्स हैं, देख लो। हम इसी तरह से दो, तीसरा आप लिख के देखो ट्राई करके, क्या तीसरा पॉसिबल है? कोई और इसको स्ट्रक्चर दे सकते हो? नहीं, अगला स्ट्रक्चर हम नहीं दे सकते। तो ये आपने देखा 4 कार्बन एटॉम्स हैं। 4 कार्बन अगर एटॉम है तो उसमें आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 2। 5 कार्बन एटॉम्स है तो आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 3। और 6 कार्बन एटॉम्स है तो इसकी आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 5। अब एक और ट्राई करके हम लोग देखते हैं। कार्बन 5 कार्बन एटॉम से हम आइसोमेरिज्म बनाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। चलो देखते हैं। पहला तो हमारा ये लॉन्ग चेन हो गया, दूसरा यहां हमने ब्रांच दे दिया, तीसरा अब चौथा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो भाई इसका नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन। और इसका नाम इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, ब्रांच यहां पे है, ब्रांच यहां पे है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2-मिथाइल 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। यहां पे देखो तीसरे का नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, इधर से भी काउंट करोगे 1 2 3, मतलब 2 पोजीशन पे ये दोनों ब्रांच है। 2 पोजीशन पे ये दोनों ब्रांच है, तो क्या लिखाएगा ये? 2, यहां कॉमा दो, फिर 2, फिर हाइफन देते हैं, 2 2, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और 3 कार्बन चेन में है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखा आपने? ये आइसोमर्स है, 5 कार्बन एटॉम से बना हुआ ये आइसोमर्स। पहला का क्या हो गया? नॉर्मल पेंटेन। दूसरा क्या हो गया? 2-मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा क्या हो गया? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये याद रखना है। तो आइसोमेरिज्म क्लियर है, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आइए अगला, अगला हमारा है होमोलोगस सीरीज। ये क्या है भाई? होमोलोगस सीरीज। आइए देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये कार्बन कंपाउंड का एक सीरीज है जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटॉम्स जो हैं, एडजेसेंट कार्बन जो कंपाउंड्स हैं, उनके बीच जो डिफरेंट है वो CH2 ग्रुप का होता है। पहला क्या है भाई इसकी प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की? जो एडजेसेंट कंपाउंड है इस सीरीज में, हर एक कंपाउंड एक दूसरे से, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है भाई? वो डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। CH2 ग्रुप का डिफरेंस है।
और पहले एक हम लोग देख लेते हैं, एक होमोलोगस सीरीज ही देख लो ना। चलो हम लोग देख लेते हैं। पहला मीथेन हो गया, दूसरा इथेन हो गया, तीसरा प्रोपेन हो गया, चौथा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब देखो ध्यान से, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है भाई? CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। हर एक एडजेसेंट कंपाउंड जो है वो डिफर कितने से कर रहा है? CH2 ग्रुप से। CH2 ग्रुप से कर रहा है। तो इनके दो एडजेसेंट कंपाउंड्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया होमोलोगस सीरीज का। दूसरा, इसके बीच में जो मास का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स बाय मास। 14 यूनिट्स, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस है हर एक दो कंपाउंड्स के बीच में। तीसरा, इसकी प्रॉपर्टी जो है होमोलोगस सीरीज की, कि ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और चौथा जो है, सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज हो गई। आप होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी जो है, आप देख रहे हैं मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये एल्केन्स का, हमने एग्जांपल किसका दिया है? एल्केन्स का एग्जांपल दिया है। एल्केन्स का एग्जांपल दिया। और इसमें आप देख रहे हो कि हर एक दो कंपाउंड जो है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है? तो CH2 ग्रुप का है। दूसरा डिफरेंस है 14 यूनिट्स बाय मास का डिफरेंस है। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और इनके जो प्रिंसिपल है मैन्युफैक्चरिंग के, वो भी सेम है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा होमोलोगस सीरीज। अब आइए अगला है, ये एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल? एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल भाई 100% प्योर अल्कोहल। 100% प्योर अल्कोहल को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। बोलो, क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहेंगे? 100% प्योर अल्कोहल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। उसके बाद क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है भाई? रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें क्या होगा? 95% अल्कोहल प्लस 5% अल्कोहल अगर मौजूद हो
5% अल्कोहल, 95% अल्कोहल प्लस 5% वाटर, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब आइए नेक्स्ट, हमारा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला जानते हो, क्या है भाई? तो CH3COOH। भाई ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ये जम जाता है मात्र 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नाम देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या हो गया? 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये सॉलिड में चेंज हो जाए, ये सॉल्यूशन सॉलिडिफाई हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहेंगे। टिंचर आयोडीन, व्हाट इज टिंचर आयोडीन? टिंचर आयोडीन क्या है भाई? टिंचर आयोडीन में इथाइल अल्कोहल में जब हम आयोडीन को मिक्स कर देते हैं और ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन जो बनता है, इसे ही हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। जनरली इसका काम होता है हॉस्पिटल वगैरह में, जो फ्रैक्चर वगैरह होता है या वुंड्स वगैरह को धोने के काम में हम इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है। तो टिंचर आयोडीन अगर पूछा जाता तो आप बताइए कि ये अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण है। इथाइल अल्कोहल में जब आयोडीन को मिक्स करते हैं तो इस तरह से जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे ही हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। माइसिल क्या है? माइसिल और दूसरा है स्कम। आइए इसको देखते हैं, माइसिल क्या है? माइसिल कहते हैं एग्रीगेट ऑफ सोप मोलिक्यूल्स, एग्रीगेट ऑफ सोप मोलिक्यूल्स। सोप मोलिक्यूल्स का जो जमावड़ा है, झुंड है, ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइसिल बोलेंगे। पहले एक सिंपल सोप का आप फॉर्मूला देख लो। एक सिंपल सोप का, उसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C17H35COONA। ये क्या है भाई? ये एक सोप है जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। अब देखो तो, हम अगर माइसिल को बनाते हैं तो ढेर सारे सोप मॉलिक्यूल्स का हम निर्माण कर रहे हैं, ढेर सारे सोप मॉलिक्यूल्स का हम निर्माण कर रहे हैं। और यहां पे हो गया COONA, COONA,
अब देखो एक साबुन का, अगर हम इस साबुन का नाम लिखते हैं C17H35 COONA, भाई तो इसको हम, इसका दो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन आयोनिक पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट, और ये क्या कहलाता है? आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इंड है, वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं उसको, वाटर रिपेलिंग या हाइड्रोफोबिक। इसको क्या बोलोगे? वाटर लविंग, क्योंकि ये पानी में जैसे ही आता है ये आयंस में टूट जाता है, ये आयंस में टूट जाता है, देख रहे हो? जैसे ही ये पानी में आएगा ये आयंस में टूट जाएगा। तो ये इंड जो है, जो देख रहे हो हेड, ये क्या है भाई? तो ये आयोनिक पार्ट है जो पानी में डिसॉल्व कर जाता है, आयंस के रूप में टूट जाता है। और ये जो देख रहे हो जो पानी से दूर भागता है वो कौन है भाई? हमारा नॉन आयोनिक पार्ट है, ये नॉन आयोनिक पार्ट है। अब सवाल है कि ये जो क्लीनिंग एक्शन जो हम बात करते हैं, हाउ ए सोप इज एबल टू क्लीन आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े को कैसे धोता है ये? भाई हमारे कपड़े में जो गंदगी है वो क्या है? ऑयली सब्सटेंस, उसे चिपके हुए क्या है? डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल तो बाहर आएंगे नहीं, आपको करना क्या है? ऑयल को बाहर कर दो कपड़े से, ऑयली सब्सटेंस को, तो खुद उससे जो चिपके हुए डस्ट है वो बाहर आ जाएंगे। तो जब आप साबुन का घोल बनाते हो, उसमें कपड़ों को आप डुबा रहे हो, तब क्या होता है? रिंज जब कपड़े करते हो कपड़े को, तो क्या होता है भाई? अब ये देखो पानी में तो ये एंड घुल जाएगा, पानी में तो ये एंड जो है, हेड जो है, ये घुल जाएगा, आयोनिक पार्ट तो घुल जाएगा आयंस में। और जो नॉन आयोनिक पार्ट है ये किसमें घुलेगा? ये ऑयल में घुलेगा। ये किसमें घुलेगा? ऑयल में घुलेगा। तो जब हम पानी को बाहर करते हैं तो पानी के साथ साथ कौन आएगा? नॉन आयनिक पार्ट भी तो आएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से अलग नहीं है। पानी को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये भी तो आएगा, नॉन आयोनिक पार्ट। इससे कौन घुला हुआ है? तुम्हारा ऑयली सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस, और उससे कौन चिपके हुए हैं? डस्ट पार्टिकल। इस तरह से सारी गंदगी जो है कपड़ों से बाहर आ जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो माइसिल देख लिया कि ये माइसिल क्या है? ये एग्रीगेट जो सोप बबल्स है, ये जो सोप बबल्स है, एग्रीगेट ऑफ सोप बबल्स, इसी को माइसिल कहते हैं। हमने एक सोप का एग्जांपल दिया है जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। इसका दो पार्ट होता है, एक नॉन आयोनिक पार्ट और दूसरा आयोनिक पार्ट। एक वाटर रिपेलिंग, पानी से दूर भागता है। ऐसे भी देखते हो पानी में जब तेल देते हो तो वो क्या होता है? वो ऊपर की ओर आ जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। लेकिन ये आयोनिक पार्ट, ये वाटर लविंग कहलाता है, क्योंकि ये पानी में आने के ये आयंस में टूट जाता है। तो आपने देखा माइसिल। उसके बाद अगला है व्हाट इज स्कम। ये स्कम क्या है? ये स्कम क्या है? कर्डी प्रेसिपिटेट, कर्डी प्रेसिपिटेट ड्यू टू calcium and magnesium ions। भाई अगर पानी हार्डनेस है, हार्ड वाटर है, तो आप तो जानते हो कि हार्डनेस ऑफ वाटर है वो किसकी वजह से है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू
हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी का जो हार्डनेस है वो क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के रूप में ये पानी में मौजूद होते हैं, और पानी का जो हार्डनेस है इसी की वजह से। और ये क्या करता है, ये सोप मोलेक्यूल से रिएक्ट करके एक कर्डी प्रेसिपिटेट बनाता है। ये सोप मोलेक्यूल से रिएक्ट करके ये कैल्शियम और मैग्नीशियम एक इनसॉल्युबल कर्डी प्रेसिपिटेट बनाता है, इसे ही स्कम कहते हैं। और इस तरह से हमारे कपड़ों की सफाई नहीं हो पाती है, हमारे कपड़े साफ नहीं हो पाते। अब आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार्बन चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, अरे भाई कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में किस रूप में पाया जाता है? तो पहला चॉइस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा? नहीं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही नहीं है, कोल केवल कोल के रूप में भी नहीं। तो हमारा सही आंसर कौन हो गया? सही आंसर हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के रूप में ये वातावरण में पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अरे भाई कार्बन मोनो डाइऑक्साइड कैसे बनता है? तो आप तो जानते हो, आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हो, कार्बन को जलाते हो तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? अरे भाई जब कार्बन को आप जलाते हो, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसे पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, आप तो जानते हो ऑक्सीजन क्या है, ये सपोर्टर है कंबसन का, जलने में मदद करता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है पूरी तरह से, तो ये CO2 नहीं बन के किस गैस का निर्माण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। याद रखना, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement are usually correct for carbon compounds? And these, ये क्वेश्चन देख रहे हो, कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला क्या है? These are good conductors of electricity। नहीं भाई, अगर ग्रेफाइट को छोड़ दो तो ये गुड कंडक्टर्स नहीं है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। मोस्टली क्या है? ये पुअर कंडक्टर्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नहीं भाई, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों सही है। आपका पॉइंट नंबर 2 और 4, तो 2 और 4 कहां है? वो 2 और 4 देखिए इस चॉइस में है, डी में है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कार्बन के लिए, कंपाउंड के लिए? आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। क्यों भाई? किसकी वजह के कारण? ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से। ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया
ए मोलेक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज, इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो तो, अमोनिया का यही स्ट्रक्चर है। ये सब जो अमोनिया है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसलिए हमारा कौन चॉइस सही होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड्स का निर्माण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है ये तो ये कार्बन का है। और तो आप जानते ही हो, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन, ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ये देखिए करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है, जो लॉन्ग चेन बना रहा है, ये नॉर्मल चेन बना रहा है। ये यहां देखो ये ब्रांच चेन बना रहा है, ये भी सही है। यहां पे देखिए ये 3 कार्बन मिलके क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। यहां भी देखो कार्बन कार्बन जो मिलके क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सही कौन है भाई, चॉइस 1 एंड 2। देखिए 1 एंड 2 कौन है, वो चॉइस नंबर सी है। तो ब्यूटेन के जो आइसोमर्स हैं, एक ये हो गया, देख लो मैंने बताया था, याद करो, ब्यूटेन का 4 कार्बन एटॉम का 4 कार्बन एटॉम रहे तो आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी, 2। देख लो। और दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं, यही 2 आइसोमर्स हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपेन। ये देख रहे हो, ये 2 इसके आइसोमर्स हैं। 4 कार्बन एटम से बना जो ब्यूटेन है, उसका कितना आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स है, इसलिए हमारा सी चॉइस सही है। क्वेश्चन नंबर 6, CH3 CH2OH, ये क्या है भाई, ये है इथाइल अल्कोहल, या इसे इथेनॉल भी बोलते हैं। ये अल्कलाइन केमेनोफोर क्या करता है भाई, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हीट करते हैं तो यही अल्कोहल किसमें बदल जाता है, एसिटिक एसिड में बदल जाता है। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इसका एसिटिक एसिड नाम है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन द अबव गिवन रिएक्शन अल्कलाइन केमेनोफोर एक्ट्स एज, ये केमेनोफोर किस तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये तो ऑक्सीजन को देने प्रोवाइड करता है। देखो तो ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया कि नहीं, 1 से कितना हो गया, 2। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, इसलिए ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये अल्कलाइन केमेनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बोलो, तो वो है एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम याद रखोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, whilst on treating with hydrogen in presence of palladium or nickel catalyst forms fat, this is an example of, मैं बताया था ना
कि वेजिटेबल ऑयल जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेजिटेबल घी में। अब वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। जब हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे, जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ऑयल जो कन्वर्ट होता है फैट में, वेजिटेबल घी में जो कन्वर्ट होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, तो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो आपको पता है, ये ब्यूटेनॉल। ऑल किसका रिप्रेजेंट करता है, OH ग्रुप का। Al किसका ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, अल्डिहाइड का, CHO, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ओइक एसिड किसका रिप्रेजेंट करता है, COOH का। ऑन किसका करता है, ऑक्सीजन का। ये देख रहे हो, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि OH किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप का है ये, तो ये है ब्यूटेनॉल। जब अल्डिहाइड रहेगा तो उसे कहेंगे अल, उसको पहचानेंगे सफिक्स से AL, अल। और जब इथर रहे तो उसे पहचानेंगे ऑन, ऑन से। और ये ओइक एसिड, ये एसिड की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोप मोलेक्यूल्स हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये तो दोनों सेम है भाई, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब देखो ए और बी में चॉइस देखो, तो मैंने क्या कहा था कि उसके हेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हेड क्या होंगे, वाटर लविंग हेड होंगे। और टेल क्या होंगे, वाटर रिपेलिंग, मतलब वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक टेल कहलाता। इसलिए कौन सा चॉइस सही होगा, ये पहला चॉइस सही होगा। सोप मोलेक्यूल्स का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक में कौन आएंगे, नॉन आयोनिक पार्ट आएंगे, और हाइड्रोफिलिक में कौन आएंगे, आयोनिक पार्ट आएंगे। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen। नाइट्रोजन का करेक्ट डॉट, तो भाई आप जान लो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिसमें जो इंक्लूडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे। तो देखो है कहीं पे, यही देखो तो सिंगल 1 2 3, ये 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहां देखो तो ये ऑक्टेट पूरा हुआ। इस तरह से ये चॉइस सही है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का मतलब एल्काइन, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां देखो तो कार्बन सेटिस्फाइड है ना, 3 और 1 4, 3 और 1 4 टेट्रावैलेंट है। यहां पे देखो तो यहां कार्बन के साथ क्या है, ये CH3, ये तो संभव नहीं है, कार्बन के साथ ढेर सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे। इसलिए ये हमारा सही आंसर है, इथाइन का यही फार्मूला है। अब
12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें अनसैचुरेटेड कौन है? मैंने बताया था ना, याद करो, एन एन अगर जुड़ा हुआ रहे लास्ट में सफिक्स के रूप में तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। और इन और वाई एन ई अगर जुड़ा हुआ रहे तो ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो देखो, तो प्रोपेन क्या लगा हुआ है? यहां एन लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है? सैचुरेटेड है। इन इसका मतलब ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। प्रोपाइन वाई एन ई लगा हुआ है, देखो तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। एन देखो लगा हुआ है, सैचुरेटेड। देखो इसी से पकड़ना है हमें इसी से पता लगाना है कि कौन सैचुरेटेड है इसमें और कौन अनसैचुरेटेड है। अब आप आराम से पता लगा सकते हो। इन और आइन जो है, तो 2 और 3 चॉइस किसमें है भाई? 2 और 3, ये डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। इसमें प्रोपीन और प्रोपाइन ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है भाई, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। में बताया था ना, DSL, डिफ्यूज सनलाइट। भाई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है, ये क्लोरीन जो है रिएक्शन करता है। तो इसका कंडीशन याद रखिए, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए, इन सोप माइसिल्स, अभी मैंने माइसिल्स का चर्चा किया, द एग्रीगेट मोलेकुल्स ऑफ सोप मोलेकुल। तो भाई वो क्लस्टर बनाएगा ना, तो द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर while the carbon chain is in the interior of cluster। ये सही लग रहा है भाई? देखो दूसरा चॉइस देखते हैं, आयोनिक एंड ऑफ सोप इन द इंटीरियर ऑफ क्लस्टर, जी नहीं। तीसरा, बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर इन इंटीरियर, ये भी गलत है। बोथ आयनिक एंड कार्बन एक्सटीरियर, ये भी गलत है। इसलिए हमारा कौन सा चॉइस सही है? पहला ए। आयनिक एंड जो है वो सरफेस पे क्लस्टर बनाएगा और कार्बन चेन जो है वो इंटीरियर में क्लस्टर बनाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, पेंटेन हैज द मोलेकुलर फॉर्मूला C5H12। अब इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? तो भाई इसको देख लो ना, पेंटेन, यही तो पेंटेन है ना। यही तो पेंटेन है। 4 2 6 7 2 9 10 2 12 13 और 3 16। तो कितने हाइड्रोजन, पहले यहां से गिनती करो तो क्लियर हो जाएगा। ये 12 हाइड्रोजन है, तो 12 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 12। और बीच में कितने हैं भाई? 1 2 3 4, ये कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ बॉन्ड्स है। 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 12 और 4 कितना हो गया? 16। 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16, तो 16 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। पेंटेन में कितने बॉन्ड्स बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड 16 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब आइए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन है भाई? तो यहां पे देख लो, इसका होता है C6H6 का, देख रहे हो फॉर्मूला बेंजीन का। हर एक कार्बन एटॉम में 4 है, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यहां पे 4, यहां पे 4, सब जगह कार्बन जो है सेटिस्फाइड है, इसलिए बेंजीन का यही फॉर्मूला है
जिसको हम लोग बोलते हैं C6H6, C6 और H6। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। इथेनॉल जो है C2H5OH और ये सोडियम से रिएक्शन करता है। भाई आप जान रहे हो ये कैसे टूटेगा, ये इस तरह से टूटता है और क्या बनता है प्रोडक्ट, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन के, इसी का नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड जो है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, इसलिए आप देखो कौन सही है चॉइस, ये सी नंबर चॉइस सही है। क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, C3H7COOH। ये क्या है भाई, ब्यूटेनोइक। अब देखो ये किससे टैली कर रहा है, यहां देखो यहां देखो तो CH3 CH2 CH2 COOH 3 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन, और ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये तो अल्काइल ग्रुप हो गया C3H7। तो ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा यही है। विनेगर किसको कहेंगे भाई, विनेगर कहेंगे 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, दिस इज कॉल्ड विनेगर। 5 से 8% एसिटिक एसिड को जब पानी में लेते हैं तो उसे ही हम विनेगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, सही है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये गलत है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये सही है। तो चॉइस 1 और 4 कहां सही है, देखिए 1 एंड 4, ये चॉइस नंबर ए। मिनरल एसिड्स जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। इसी की वजह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को वीक एसिड्स कहते हैं और मिनरल एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 univalent atom hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, देखो तो कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4, और 4 फिर ये शेयर करता है, 4 फिर क्या करता है, ये शेयर करता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके, 4 4 8 और 2 10। तो 10 किसका है भाई, 10 किसका है, हीलियम का तो 2 है, आर्गन और क्रिप्टन, तो ये तो आपका इनर्ट गैस है। तो 10 है आपका नियोन का, ये नियोन का स्ट्रक्चर बना के स्टेबल हो जाता है, नियोन के जैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है। The correct electron dot structure of water molecule, वाटर मोलेक्यूल का सही डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो आप देख लो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 6 होता है। तो यहां पे देखो 2 4 और 1 शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया
और हाइड्रोजन किस हीलियम की तरह स्टेबल हो गया। तो देखो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है वाटर मोलेकुल का, सही स्ट्रक्चर यही है वाटर मोलेकुल। देखो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ये देखो तो ये कार्बन क्या है, ये स्ट्रेट चेन है। बी भी देखो ये स्ट्रेट चेन है, यहां भी देखो ये क्या है, कार्बन एक चेन ही है, यहां से शुरू करते हैं एक चेन ही है, ये भी स्ट्रेट चेन है। लेकिन यहां कार्बन पे देखो तो दो ब्रांच निकला हुआ है, ये ब्रांच चेन है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है। इसलिए कौन स्ट्रेट चेन नहीं है इसमें, तो वो चॉइस होगा डी। डी जो है स्ट्रेट चेन नहीं है। ए बी और सी स्ट्रेट चेन है, लेकिन डी जो है स्ट्रेट चेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं? मैंने कहा ना कि जिसमें डबल बॉन्ड्स होंगे और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये भी डबल बॉन्ड्स है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 और 4 क्या है भाई, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। कौन सा चॉइस सही होगा, ये चॉइस नंबर सी हमारा सही है कि 2 और 4 जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। ये सेम होमोलोगस सीरीज का कौन सदस्य नहीं है। देखो तो ये एल्केन्स है, ये भी एल्केन्स है, बी चॉइस। सी भी एल्केन्स है, लेकिन डी क्या है, एल्कीन है, इसलिए ये होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएगा, ये होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH4 C2H6 C3H8 C4H8, यही है ना। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, CH2। अगर होमोलोगस सीरीज है, ये दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, CH2, और इसके बीच में क्या है, CH0। इसका मतलब ये नहीं है, ये टैली नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है सीरीज को। सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए C4H8 जो है ये होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। द नेम ऑफ कंपाउंड CH3 CH2 CHO। CHO का मतलब क्या हो गया, ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे हम लोग, अल से, मैं बताया था ना। IUPAC जब नाम लिखेंगे तो सफिक्स में क्या रहेगा, अल, AL, अल। अब किसमें किसमें है, तो 2 में है, एक पहला चॉइस में है और फिर चौथे चॉइस में है। सही कौन है, तो हम लोग कार्बन एटॉम्स का काउंट करते हैं, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन एटॉम्स हैं, इसलिए इसको कहेंगे प्रोपेनल। इथेनल नहीं कहेंगे, इसको हम इथेनल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटॉम्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अगला आइए, द हेट्रोएटॉम्स प्रेजेंट इन। हेट्रोएटॉम्स होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, तो उसको छोड़ के हेट्रोएटॉम्स कौन कौन है, या तो ऑक्सीजन है और दूसरा क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन और दूसरा क्लोरीन। तो चॉइस नंबर 1 और 4 कहां है, देखो तो ये डी में, इसलिए हमारा आंसर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 28, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। मैं बताया था सपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुन के निर्माण कैसे होता है। तो साबुन के निर्माण में हम क्या करेंगे, स्टर में हम एक स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके गर्म करते हैं और इस तरह से सोप मोलेक्यूल्स का निर्माण होता है। इसमें सपोनिफिकेशन रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, चॉइस नंबर डी। अब कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। एल्काइन का सबसे पहला होमोलोगस सीरीज कौन है भाई, इथाइन है, इथीन है, प्रोपाइन है, मीथेन है। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट मेंबर जो एल्काइन का है वो है इथाइन। इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हमने की है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये डायग्राम देख रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब को स्टैंड से लगा रखा है और एक पाइप जो है उसको लाइम वाटर से, यहां पे जो देख रहे हो यहां पे क्या है, लाइम वाटर है। ये जेट के पास जो देख रहे हो ये पोजीशन पे क्या है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। और इसमें हमने क्या लिया, इथेनोइक एसिड। हमने क्या लिया, इथेनोइक एसिड CH3COOH। और क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। Y के जगह पे क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। भाई ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COONA। और क्या बनेगा, CO2। और क्या बनेगा, H2O। इसी का नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ये तो पता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वेपर के रूप में H2O निकलेगा और ये इस पाइप से निकलना शुरू हो जाएगा वेपर। इस रिएक्शन के बाद CO2 जो है ह्यूज अमाउंट में इस पाइप से बाहर निकलना शुरू करेगा। तो ये CO2 जो है यहां तो पहले से मौजूद है, उस पाइप में क्या मौजूद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये जो जेट जो देख रहे हो, जेट का जो पोर्शन, जो ट्यूब देख रहे हो, इसका जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर है, बिकम्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये कैसा बन जाता है, ये मिल्की बन जाता है। भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन X एंड Y। X और Y के बीच में जो रिएक्शन हुआ है उसको मेंशन करिए। तो X के, ये तो X है और ये क्या है, Y। ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O। दूसरा क्वेश्चन है बी, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन साइड ट्यूब जेट। मैंने कहा ना कि यहां पे आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। कैसा बन जाता है, मिल्की बन जाता है। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जेड। देखिए भाई यही तो है, जेड में यही तो रिएक्शन हो रहा है, जेड में यही रिएक्शन तो हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
ये CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनोइक एसिड के जगह पे आप अगर इथेनॉल लेते हो तो क्या ये रिएक्शन होगा? क्वेश्चन को समझो। अब हम क्या ले रहे हैं? हम अब इथेनॉल ले रहे हैं और इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या रिएक्शन होगा? क्या कोई केमिकल चेंज हो रहा है? भाई कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गया? फिर से समझो, मैंने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया सोडियम कार्बोनेट, उसमें क्या मिक्स किया? इथेनोइक एसिड। जैसे ही मिक्स किया ह्यूज अमाउंट में CO2 गैस निकलना शुरू हो गया इस टेस्ट ट्यूब से। और ये जो कर्व्ड जो ट्यूब है इसमें पहले से क्या रखा हुआ है? तो लाइम वाटर। और ये CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से CO2 रिएक्ट करके इसके सॉल्यूशन को क्या बना दिया? मिल्की बना दिया। मिल्की। ये मिल्की क्यों बना? देखो क्या केमिकल चेंज हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और इस तरह से जेट का जो सॉल्यूशन है दैट बिकम्स मिल्की। इक्वेशन तो आप लिख रहे देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से कैसे रिएक्शन करता है। और चौथा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई आप अगर इथेनोइक एसिड के जगह पे इथेनॉल लेते हो तो क्या यह रिएक्शन संभव है? क्या यह लाइम वाटर मिल्की बनेगा? नहीं भाई, यहां तो रिएक्शन होगा ही नहीं। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा? एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये है CnH2n+2। n क्या है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स इस एल्केन्स फैमिली के जो मेंबर हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो बोलते हो, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। एल्कीन्स, एल्कीन्स का फार्मूला क्या है भाई? तो इसका फार्मूला है CnH2n। CnH2n जैसे इथिलीन, प्रोपलीन, ब्यूटेन, पेंटीन, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं सब एल्कीन फैमिली के हैं। और तीसरा एल्काइन का, एल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे। तो मैंने क्या क्या नाम लिया? मैंने नाम लिया एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का। अगर इसमें हम कुछ कंपाउंड्स को देखते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, भाई इसके कुछ मेंबर्स के नाम तो आपको पता होना चाहिए। पहला कार्बन एटॉम से ये क्या है भाई? ये बनेगा मीथेन। पहले कार्बन एटॉम से यहाँ कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा। लेकिन दो कार्बन एटॉम, ये क्या होगा? C2H6। ये क्या होगा? CnH2n।
मतलब सीधे इसका डबल, कार्बन के एटॉम का सीधे डबल, और ये डबल का हाइड्रोजन फिर 2 माइनस कर देते हैं तो C2H2। 3 अगर आप लेते हो C3 तो डबल से 2 जोड़ देते हैं CnH2n+2, और ये कितना हो जाएगा C3H6, और ये कितना हो जाएगा C3H4। ये एल्काइंस हो गया। तो ये नाम तो आपको पता होना चाहिए। ये मीथेन कहलाता है, ये इथेन कहलाएगा, ये प्रोपेन कहलाएगा, ये इथीन कहलाएगा, ये प्रोपीन कहलाएगा, इसे हम इथाइन बोलेंगे, इसे हम प्रोपाइन बोलेंगे। तो आपने देख लिया एल्केन्स, एल्किन्स और अल्काइंस का कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद है व्हाट इज क्लीन फ्यूल एंड येलो फ्यूल्स। भाई क्लीन फ्यूल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें क्लीन फ्यूल मिलता है। नहीं भाई, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसको हम अगर जलाते हैं तो हमें कैसा मिलता है? येलोइश फ्यूल मिलता है। आइए हम बात करते हैं एलपीजी की बात करते हैं। हम एलपीजी की बात तो करते हैं। ये एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर घर में आप देखते हो कि एलपीजी का यूज हो रहा है। भाई इसका कंपोजिशन क्या है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिक्सचर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भाई ये दोनों जो है ऑर्डरलेस है, गंधहीन है ये। लेकिन आप देखो तो घर में अगर थोड़ा सा भी गैस का लीक होता है तो कितना जबरदस्त स्मेलिंग आता है। आप तो जानते हो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो इसी का लीकेज का ट्रेस लगाने के लिए, पता लगाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? इथाइल मरकैप्टन। ये जो दुर्गंध पैदा करता है, वो दुर्गंध पैदा करने की वजह यही है, इसको, इस गैस को मिक्स कर दिया जाता है इसमें। इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। तो याद रखिएगा एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्स है, और इसमें अलग से इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि इसके लीकेज का पता लगाया जा सके। डीनेचर्ड अल्कोहल किसे कहते हैं? आप जानते हो? C2H5OH, ये वाइन है, और CH3OH, ये दोनों तो अल्कोहल का ही कंपाउंड है। लेकिन इस अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को, शराब के रूप में हम सेवन करते हैं। लेकिन मिथाइल अल्कोहल, अरे भाई मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, पॉइजनस है ये पॉइजनस है। आए दिन जो देखते हो कुछ लोग मर जाते हैं शराब पीने से। जब हम चोरी छुपे शराब का निर्माण करते हैं तो इथाइल अल्कोहल के साथ स्वतः मिथाइल अल्कोहल का भी निर्माण हो जाता है, और ऐसे शराब का जब हम सेवन करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल क्या है? पॉइजनस है। तो अल्कोहल को पीने वाले शराब में अगर आप मिथाइल अल्कोहल मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? उसको हम कहेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे? डीनेचर्ड अल्कोहल। आइए हम सोप मोलेक्यूल्स की बात कर रहे थे। हम सोप मोलेक्यूल्स के, सोप जो है
सोप ये क्या है भाई, तो ये सॉफ्ट वाटर में ज्यादा कारगर होता है, कपड़े की धुलाई करता है ये सॉफ्ट वाटर में। लेकिन अगर हार्ड वाटर रहे तब हम लोग प्रयोग करते हैं डिटर्जेंट्स का। तो डिटर्जेंट से फायदा क्या है पता है, सॉफ्ट वाटर में तो यूज कर ही सकते हैं, हार्ड वाटर में भी हम इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। क्योंकि जो पानी का जो हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से वो डिटर्जेंट के मोलेक्युल से रिएक्शन नहीं करता है, और इस तरह से हमारे कपड़ों की सफाई हो जाती है। हमने डिटर्जेंट्स का देखो, एक डिटर्जेंट्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा है सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फोनेट C12H25NaO4S। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CS3 whole 10 CS2 SO4 Na। देखिए तो कार्बन 12 मोलेक्युल है, 10 ठीक है, 10 11 और 12 हुआ, हाइड्रोजन 25 है, 10 20 और 23 और 2 25 SO4 सोडियम। ये है फार्मूला सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फोनेट। क्या है, सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फोनेट, ये डिटर्जेंट्स है। तो आप देख रहे हो हमने एक डिटर्जेंट सोप का क्या था फॉर्मूला, याद करिए सोप का फॉर्मूला क्या था, और डिटर्जेंट्स का एक अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये दोनों में डिफरेंस है कि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड से, और ये सल्फोनेट्स जो सिंथेटिक केमिकल से हम इसका निर्माण करते हैं डिटर्जेंट्स का। अरे भाई सोप बायोडिग्रेडेबल है, सोप क्या है इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सोप जो है, सोप मोलेक्यूल्स जो है, ये सोप मोलेक्यूल्स जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। और ये जो आप देख रहे हो डिटर्जेंट्स, ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। भाई ये प्रकृति को पॉल्यूट करता है, ये आसानी से नष्ट नहीं होते। इसे हम ऑयल और तेल की मदद से बनाते हैं, इसे हम केमिकल्स की मदद से बनाते हैं। सोप हमारा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, लेकिन ये डिटर्जेंट्स ये पानी को, मिट्टी को, जहां जहां भी जाता है ये पॉल्यूट करता है ये। तो ये सोप और डिटर्जेंट्स का डिफरेंसेस हो गया। अब आइए नोमेनक्लेचर की बात करें, कुछ हम लोग नोमेनक्लेचर भी देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये 3 कार्बन एटॉम का है और ये क्लोज स्ट्रक्चर है, कहीं ओपन चेन नहीं है। तो जब क्लोज्ड रहे तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं साइक्लो, नाम जोड़ते हैं, नाम याद रखना साइक्लो, और 3 कार्बन एटम है इसमें, तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन।
इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम देख रहे हो, क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर IUPAC के नाम से देखते हैं तो 1-2 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसे बोलेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। या इसे बोलोगे जनरल नाम तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटेन 4 कार्बन एटॉम का है तो ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC नाम बोलोगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए इसका नाम देखते हैं। इसका भी देखो पोजीशन 1 2 3, 2 नंबर पे ब्रांच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पे देख रहे हो CHO, ये क्या है? एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। पोजीशन नंबर 1-2 पोजीशन पे है, ये इधर से करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा राइट साइड से, लेकिन इधर से क्या है? 2 पोजीशन पे है, तो क्या बोलेंगे इसका नाम? 2 और 2 ब्यूटेनल। मैंने कहा था ना कि अल्डिहाइड को किसे बोलते हैं? सफिक्स क्या लगाते हैं? अल, AL, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनल। तो देखो भाई, हमने इसमें नोमेनक्लेचर भी देख लिया। अब आइए, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें एल्केन्स कौन है, एल्किन्स कौन है, एल्काइंस कौन है। सही है? एल्केन्स कौन है तो आप पहले लिख लो, एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस, ये तीनों नाम हमने लिख लिया। फार्मूला तो हमको याद है, फार्मूला हमको याद है इसका। क्या फार्मूला है भाई? तो CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2। और भाई जितना कार्बन एटॉम है उसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा कर दो। देखो तो जस्ट डबल है, तो जस्ट डबल है तो क्या होगा? ये एल्कीन, तो C2H4 हो जाएगा एल्कीन। कितना आसान है पहचानना। अब यहां देखो 3 कार्बन एटॉम है, इसको डबल करो, 3 2 जा 6, उसके बाद भी ये ज्यादा है तो ये क्या बताएगा? देखो तो दुगुना से भी ज्यादा रहे तो ये क्या है? शो कर रहा है एल्केन। तो C3H8 क्या हो गया? एल्केन्स। जितना कार्बन एटॉम है उसका जस्ट डबल है, 4 2 जा 8, इसका मतलब ये एल्कीन्स है, C4H8। तीसरा देखो, डबल से 3 2 जा 6 से भी ज्यादा है, देखो डबल से भी 2 कम रहे तो ये किस में आ जाएगा? एल्काइंस में। तो ये कौन सा फैमिली का हो गया? C3H4। अब देखो जस्ट कार्बन 2 है, 2 2 जा 4, और उसके बाद भी ये ज्यादा है तो ये कौन फैमिली का हो गया? एल्केन्स फैमिली का, C2H6।
बोलो क्लियर हो गया? हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन एल्केन्स है, कौन एल्किन्स है, कौन एल्काइंस है। तो ये फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्किन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। अब आइए लास्ट में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स का। ये क्या है? कंबसन है। पहला रिएक्शन क्या है? मीथेन को ऑक्सीजन में अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैं बार बार इस रिएक्शन को बता रहा हूं। CO2 प्लस H2O और प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। भाई एकदम यूनिवर्सल है ये। आप कोई हाइड्रोकार्बन्स को लेते हो, उसका ऑक्सीडेशन, ये कंबसन करते हो, तो यही प्रोडक्ट बनेंगे। ये कॉमन प्रोडक्ट है, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। दूसरा जो बी है रिएक्शन, ये अल्कोहल का, जब हम क्या करेंगे भाई? ऑक्सीडेशन करेंगे। जिसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है कि इसे हम लेना पड़ेगा अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 लेते। और जब पार्शियल करते हैं तब तो, जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तब तो क्या बनता है? इसका अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, टोटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो ये बनाता है एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ये दोनों प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे कि इथाइल अल्कोहल का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा भाई? एसिटाल्डिहाइड बनेगा, या इथेनॉल जो बोल सकते हो, इथेनॉल का निर्माण होगा। और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड है तो एसिटिक एसिड का निर्माण होगा। ये जो देख रहे हो ये फार्मूला, इसमें एक ऑक्सीजन और होगा, एसिटिक एसिड है ये। लेकिन हमने एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड ही बनेगा फाइनली, इसलिए एसिटिक एसिड को यहां पे कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, दूसरा देखिए इथिलीन का, ये क्या है? इथिलीन। इथिलीन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे कंडीशन वही रहेगा, अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं, तब ये बनाता है CH2OH और CH2OH। इसी का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। और ये जो आप देख रहे हो एसिटिलीन या इथाइन निकेल कैटलिस्ट पर, ये एडिशन रिएक्शन है। तो क्या बनाएगा ये? C2H4। और सेम कंडीशन अगर निकेल है और हाइड्रोजन गैस है तो ये क्या बनाएगा? C2H6 बनाएगा। तो क्या बना भाई? इथाइन से बना इथिलीन और फाइनली क्या बना? इथेन बना। मतलब अनसेचुरेटेड से हमने सेचुरेटेड का निर्माण किया। ये हाइड्रोजनेशन है। वेजिटेबल ऑयल से क्या बनेगा? तो वेजिटेबल घी बनेगा, वेजिटेबल घी का निर्माण होगा। वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और ये वेजिटेबल घी सेचुरेटेड कंपाउंड है। मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा कंडीशन क्या होगा? DSL होगा। ये क्या बनाएगा? सबसे पहला कंपाउंड
मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, और ये स्टेप वाइज होता है, CH2Cl2 प्लस HCl, और फर्दर फिर होगा CHCl3 प्लस HCl, और फाइनली CCl4 प्लस HCl। तो ये मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और ये टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3 को। और लास्ट ये है हमारा रिएक्शन, सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, इसी का नाम है सोडियम इथॉक्साइड। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड, इसका निर्माण करेगा जब हम सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे इथाइल अल्कोहल से। तो इन सारे रिएक्शन का आप प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर वे में आप लिखिए, बार बार लिखिए, तो आप पाएंगे कि ये सारे रिएक्शंस आपके फैमिलियर हो चुके हैं। जस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन। थैंक यू।